नमस्कार मित्रों। जयपुर से प्रकाशित त्रैमासिक मीडिया जर्नल कम्युनिकेशन टुडे और दिल्ली के भारतीय विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 162वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि हमारी परंपरा है, वेबिनार को प्रारंभ करने के पूर्व हम सरस्वती वंदना से एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह जी से, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर हैं, वहां जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी अपना दायित्व निर्वहन कर रही हैं। शिक्षण में आने से पूर्व वो रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी और आरजे प्रियंका के रूप में भी अपने शोज करती रही हैं। पॉडकास्टिंग पर पीएचडी के लिए आप रजिस्टर्ड हैं और अकादमिक गतिविधियों में आपका सक्रिय जुड़ाव है। मैं प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें और आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। प्रियंका सिंह। Thank you, sir. Before beginning with Saraswati Vandana, let me introduce myself. I'm Priyanka Singh, Assistant Professor and PRO on behalf of Bharatiya Vidyapeeth Institute of Management and Information Technology, Paschim Vihar, New Delhi. Welcome you all in this 162 webinar of the Media Webinar Series on the topic Cartoonist Mario Mirinda at the rate 100. With pride, we announce that the communication today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media professional and Bharatiya Vidyapeeth New Delhi, which is a 60-year-old institution, have joined hands together to organize media lecture series in online media. So please stay connected with us, and for that you can register yourself on the given mentioned link. In this webinar, we are celebrating the centenarian birthday of India's beloved cartoonist Mario Mirinda. With a career spanning over 6 decades, Mario Mirinda's iconic works have left an incredible mark on Indian art culture. We know Mario for its art and culture, know for its witty observation and gentle humor. Mirinda cartoon have captured the essence of India life from the streets of Mumbai to the corridors of power. So basically, ये जो cartoon है वो सबको smile के लिए जाना जाता है, and this is needed in this era. So we'll discuss his inspiration, influence, and contribution to India cartooning with all our expert and prominent experts today. So we'll discuss later on. Before moving ahead, by this, I would like to request each of you, let's remember Ma Saraswati through this Vandana, and then we will begin with this webinar. So let's move ahead. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूले खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, करते पावन हर एक मन का कोना, हम चलेंगे के रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चलेंगे के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. Thank you so much everyone, and by this positive note, let me begin with this webinar. Thank you sir. चलिए, बहुत बहुत आभार आपका इस प्रस्तुति के लिए। और जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत का, जैसा कि प्रियंका जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि आज हम बात करने जा रहे हैं मारियो मिरांडा जैसे प्रख्यात कार्टूनिस्ट की जन्म शती वर्ष पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व के साथ साथ आज के दौर में कार्टून की जो स्थिति है उस पर भी कहीं एक समीक्षात्मक टिप्पणी की हमारी अपेक्षा होगी हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनसे। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो तीन विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, साहित्य और मीडिया शिक्षण से जुड़े वरिष्ठ मित्र प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, जो वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान से संबद्ध हैं। विस्तृत परिचय में हमारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं उनका उस समय दूंगा जब इनको आमंत्रित करूंगा। हमारे साथ हैं त्र्यंबक शर्मा जी, रायपुर से जुड़े हैं,
कार्टूनिंग में बहुत लंबा अनुभव आपका, और जयपुर राजस्थान पत्रिका से श्री अभिषेक सिंह जी। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि हमारे तीनों अतिथियों का ई बुके से स्वागत करें। क्योंकि आभासी मंच पर जुड़े हैं तो आभासी तरीके से ही, आभासी जो परंपरा है उसी का हम निर्वाह कर रहे हैं हमारे जो इस वेबिनार में है। ई बुके से आप तीनों व्यक्तित्वों का यहाँ हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर। सर बाय दिस हम Thank you. सर अभी अवेलेबल नहीं है तो होता है सर, हमेशा एक कोट करते हैं कि इस बुके में जो भी फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस है, जो भी पॉजिटिविटी है, वी शुड इम्बाइब इन आवर लाइफ एंड बी फ्रेश एंड एनर्जेटिक एज दिस बुक इज। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू इन दिस प्लेटफॉर्म सर। मोस्ट वेलकम। Thank you very much. Thank you. भारतीय विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर एम एन हुडा की पहल पर यह संयुक्त अभियान कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्यापीठ का हमने शुरू किया। 100 वेबिनार कम्युनिकेशन टुडे ने अपने संसाधनों से की थी, और 100 के बाद भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे ने इसे और अधिक समृद्ध किया, तकनीकी रूप से और वैचारिक रूप से। जैसा हुडा जी का बताया प्रियंका ने कि वो इन पुष्पों में खुशबू की बात करते हैं, और मेरा ये मानना है कि इन फूलों में जो खुशबू है वो जिस तरह से दिग दिगांतर में फैलती है, तो हम भी विचार रूपी ये जो सुगंध है, विचार रूपी ये जो हमारा अभियान है पिछले लगभग 4-4.5 वर्षों का, जिसमें 162 वेबिनार्स में अब तक 450 से अधिक विशेषज्ञ विभिन्न अनुशासनों के, विभिन्न क्षेत्रों के सहभागिता कर चुके हैं। आज हम यही चाहेंगे कि उन भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए हम दुनिया के हर उस हिस्से में पहुंचे जो हमारी भाषा, हमारे प्रतीकों को जानता है, पहचानता है, समझता है। जब भी कभी हम भारतीय कार्टून कला की बात करते हैं तो यूं तो बहुत सारे नाम उभर कर आते हैं, लेकिन उनमें एक विशिष्ट और प्रमुख नाम है मारियो मिरांडा। और यह संयोग है कि वर्ष 2025 में उनका जन्म शती वर्ष शुरू हो रहा है। मुझे नहीं पता देश भर में उनके इस जन्म शती वर्ष को किस रूप में मनाया जाएगा, लेकिन प्रोफेसर मृणाल चटर्जी की पहल पर हमने ये कोशिश की है कि हम उस प्रख्यात कार्टूनिस्ट और कलाकार के जीवन के संदर्भों के माध्यम से कहीं उन्हें आज याद करें। यह केवल महान कलाकार को श्रद्धांजलि देने का ही एक अवसर नहीं है, बल्कि उनकी रेखाओं ने भारतीय समाज, संस्कृति और नागरिक जीवन को चित्रों के माध्यम से कैसे संवाद किया, उसे भी कहीं समझने का प्रयास करें। मिरांडा का जन्म 2 मई 1926 को गोवा के गांव में हुआ था। उनका पालन पोषण उसी पारंपरिक रूप में गोवन ईसाई परिवार में हुआ। स्कूली जीवन में ही उनका चित्रकारी की ओर झुकाव था। घर में सभी दीवारों पर वो चित्र बनाया करते थे। फिर एक बार जब उनकी माँ ने उन्हें एक स्केच बुक लाके दी, तो फिर वो उस कागज के ऊपर अपने उस प्रतिभा का या अपनी रुचि को उन्होंने जुनून में बदल दिया, और उसके माध्यम से अपनी उस जो अभिरुचि थी उसको एक तरह से नया रूप दिया। बॉम्बे में आके ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन लगा नहीं, क्योंकि उनको तो वही चित्रकारी की और कार्टून की दुनिया शायद बुला रही थी। शुरुआती कार्टून बहुत सारी पत्रिकाओं में छपे, चाहे वो लिस्टेड वीकली है, करंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद फिर टाइम्स ऑफ इंडिया प्रबंधन ने उन्हें बुलाया कि नहीं, आइए और हमारे यहाँ कार्टूनिस्ट के रूप में आप काम करें। आर के लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट के साथ भी उन्हें काम करने का मौका मिला। द इवनिंग न्यूज ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से भी उन्हें बहुत ऊंचाइयां मिली, प्रसिद्धि मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पत्र, लंदन प्रवास उनका काफी लंबे समय तक रहा, और वहां भी कई पत्रिकाओं में वो छपते रहे, चाहे वो मैड मैगजीन हो, चाहे पंच हो, चाहे लिलीपुट जैसी पत्रिकाएं हैं, उसमें उनकी उपस्थिति हमेशा दर्ज होती रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति प्राप्त करते रहे। मिरांडा की सबसे अधिक जो बड़ी विशेषता थी वो था रेखाओं के माध्यम से संवाद। उन्होंने कभी ज्यादा टेक्स्ट या संवादों का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके बनाए गए पात्र, चेहरे, हाव भाव और वातावरण इतना जीवंत होता था कि वो बिना बोले ही ऐसा लगता था कि बोल रहे हैं। चाहे मिस नींबू पानी की बात हो, चाहे बॉस की बात हो, या बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स बनाए उन्होंने जो आज भी वो पात्र हमारे जीवन में, हमारे जहन में कहीं ना कहीं हॉन्ट करते रहते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन, नौकरशाही, शहर की अस्त व्यस्तता व सामुदायिक द्वंद्वों को किस तरह से उन्होंने चित्रित किया।
गोवा के गांव, चर्च, समुद्री किनारे, उत्सव, वो सब कुछ मुझे लगता है कि उन्हीं के उस कृतित्व के माध्यम से आज दुनिया भर में चर्चित होते रहे, क्योंकि उसके साथ उनका एक आत्मीय भाव जुड़ा हुआ था। बहुत आत्मीयता से उन्होंने उन चित्रों को उकेरा था और वो गोवा की पहचान बन चुके थे। और दूसरी ओर बंबई की वो भागती दौड़ती जिंदगी, उसको जिस तरह से उन्होंने कागज पे उतारा, तो उनके उस पूरी जो कृतित्व है उसकी हम एक तरह से दो धाराएं देखते हैं। उनका जो ये योगदान था भारतीय कला जगत को, कार्टूनिंग जगत को, उनको पद्म भूषण से लेकर के पद्म विभूषण तक के जो महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान हैं, उनसे भी उनको सम्मानित किया गया। जब मैं इनको पढ़ रहा था इनके बारे में, तो मैंने पढ़ा किस तरह से रेस्टोरेंट में बैठे रहते थे और जो व्यक्ति आते जाते थे उनके उन हाव भावों को, उनके उस चेहरे के एक्सप्रेशन को कहीं वो देखते थे, तो ऐसा लगता है कि वो शायद हर व्यक्ति के जीवन में कितनी रुचि लेते थे। और वो जिस तरह से उनका एक गंभीर अध्ययन व्यक्तियों के उस अभिव्यक्ति को और उनके व्यवहार को लेकर के था, शायद यही कारण था कि उनकी बनाई हुई रेखाएं आज भी बोलती हैं। उसके उनके उस सारे कृतित्व में समयबद्धता नहीं थी, बल्कि समाजबद्धता थी। वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ते थे। उनके व्यंग में हम आक्रामकता नहीं देखते थे, वो हास्य और करुणा के बीच एक संतुलित आलोचना के माध्यम से ऐसा कुछ कह जाते थे जो कहीं हमें आत्ममंथन करने के लिए, विचार करने के लिए एक आधार भूमिका तैयार करती थी। आज का जो डिजिटल युग है उसमें जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे साधन आ गए हैं, अभी त्र्यंबक जी बात कर रहे थे एआई की, अभिषेक जी भी चर्चा कर रहे थे इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले आज के इस दौर की या डिजिटल मीडिया की। तो जब हम मीम्स के दौर में आ गए हैं, इंस्टाग्राम के दौर में आ गए हैं, उस समय भी मिरांडा ने जिस तरह से हाथ से बनी हुई रेखाओं से अपनी उस कला और विचार को प्रदर्शित किया है, लगता है कि जो विचार है उसका रिश्ता मशीन के साथ नहीं, हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ता है, तभी वो एक अमर रचना के रूप में, रचनाकार के रूप में अपनी ख्याति अर्जित करते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। तो कह सकते हैं हम कि मिरांडा अपनी रेखाओं के माध्यम से पूरे एक युग में एक तरह से जीवित है। तो हमारे ये वेबिनार केवल एक कार्यक्रम के रूप में नहीं है। मुझे तो लगता है कि जब इतने प्रमुख व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, तो एक भारतीय कार्टून परंपरा का उत्सव हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बना रहे हैं। ये कलाकार की स्मृति है जिसने बिना भाषण दिए, बिना शब्दों के, बिना रेखाओं के पीड़ितों को गुदगुदाया, सोचने पर मजबूर किया और एक आईना भी उनको दिखाया। आज मिरांडा भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई रेखाएं, उनके जो भित्ति चित्र हैं, जिस तरह से उन्होंने दीवालों पर, गोवा जाइए जगह जगह देखने को मिलेंगे। गोवा में तो उनका म्यूजियम बना हुआ है और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने गोवा प्रवास में उस म्यूजियम को भी देख करके आया था। तो ये मिरांडा दीवारों में रहेंगे, किताबें में रहेंगे और हमारे दिलों में भी बरसों तक रहेंगे। तो आइए उसी महान कलाकार को श्रद्धांजलि देते हुए हम आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं भाई मृणाल जी से। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी, जैसे मैंने कहा कि साहित्य और मीडिया दोनों के साथ उनका एक गहरा रिश्ता है। साहित्य की अनेक विधाओं में आप लिख रहे हैं, लघु कथाओं से लेकर के उपन्यास तक आपने लिखे हैं और कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। मूलतः तो वो अंग्रेजी और उड़िया में लिखते रहे हैं, लेकिन अनेक भाषाओं में, बंगला में, हिंदी में, कई भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। आपने उड़िया के जो प्रमुख अखबार है समाज, उसके साथ भी आपका गहरा जुड़ाव रहा और उसके नॉर्दर्न रीजन जो संस्करण है उसके आप संपादक रहे। हिंदुस्तान टाइम्स की फेलोशिप पर आपने साइंस कम्युनिकेशन में बहुत काम किया और ईटीवी उड़िया का जो साइंस का शो था उसको आपने लंबे समय तक कंडक्ट किया। आईएमसी ढेंकानाल में आपने वहाँ प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया और मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने डिलिट की उपाधि प्राप्त की हो। प्रोफेसर चटर्जी ने अभी कुछ ही समय पूर्व ग्लोबलाइजेशन और मीडिया के उस परिप्रेक्ष्य पे अपनी डिलिट की उपाधि भी प्राप्त की और छोटे छोटे मोनोग्राफ आपने मीडिया शिक्षा के कई विषयों पर, कई पहलुओं पर प्रकाशित किए हैं। कार्टून आपका प्रिय विषय रहा है और आपने कार्टूनिस्ट को लेकर के पूरे डायरेक्टरी बनाई है और उसको लेकर के काफी काम किया है। और ये हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो उन्हीं की पहल पे हुआ है। हमारे इस पूरी सीरीज में उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता रहा है। कम्युनिकेशन टुडे के रेगुलर कंट्रीब्यूटर्स में
प्रोफेसर मृणाल चटर्जी हैं, जिनका पग पग पर मुझे मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर मृणाल चटर्जी को कि वे मारियो मिरांडा और कार्टूनिंग के जिस पक्ष पर भी अपनी कुछ बात रखना चाहें, अपने विचार हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर मृणाल चटर्जी। नमस्कार, मेरे आवाज आ रहे हैं? आ रही है आवाज जी। तो एक अब पीपीटी आप भी दिख भी मैंने रहे हैं? तैयार कर रखा है। अब आप दिख भी रहे हैं सर? हाँ, ये मोबाइल से दिख रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। एक पीपीटी तैयार किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपीटी जरा वहां उधर से आप शो करें। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे बनावत जी ने, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे बनावत जी ने कहा कि मारियो मिरांडा की जो जन्म है वो हुआ था गोवा में। उनका नाम बड़ा लंबा है, मारियो जोयो कार्लोस डो रोजारियो डी प्रीटो मिरांडा। ये बहुत लंबा नाम है। उनके जो सुख्याति है, ही इज नोन फॉर 3 थिंग्स। नंबर 1 इज विट। विट है सेंस ऑफ ह्यूमर। ये बड़ा शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर है मारियो मिरांडा की। सेकेंड थिंग इज द डिटेलिंग। He is probably one of the first Indian cartoonists to go for such detailing. इससे पहले इंडियन कार्टूनिस्ट पे डेविड लो की बड़ी प्रभाव था। डेविड लो जो कि अंग्रेज, न्यूजीलैंड में जन्म हुआ था हालांकि, बट he did cartoons for English newspapers and he came to India for some time. तो डेविड लो की बड़ी प्रभाव बहुत सीनियर कार्टूनिस्ट इन इंडिया उन पे था। एंड ही हैड अ वेरी सिंपलिस्टिक लाइंस। उनकी प्रभाव, डेविड लो की प्रभाव हम शंकर पे देखते हैं, हम आर के लक्ष्मण पे देखते हैं, और बहुत सारे कार्टूनिस्ट पे हम देखते हैं। बट मारियो मिरांडा वाज कंप्लीटली डिफरेंट। द काइंड ऑफ डिटेलिंग he put into his cartoons was probably unseen in Indian cartooning. और तीसरी बात जो है वो है कल्चरल इंसाइट। In his cartoons, caricatures, illustrations, he was a great illustrator. Illustrations, we found that cultural nuances. उन्होंने गोवा पे बहुत सारी कार्टून्स उन्होंने किए हैं। तो गोवा लाइफ की जो झलक उनके कार्टून पे दिखता है। उन्होंने मुंबई पे बहुत कार्टून्स किए हैं, मुंबई के कैफे पे बहुत कार्टून्स किए हैं, मुंबई के लोकल ट्रेन्स पे बहुत कार्टून्स, कैरिकेचर्स किए हैं। तो इन ऑल दीज इलस्ट्रेशंस एंड कार्टून्स वी फाइंड द कल्चरल नुआंसेस। ये अगर आप देख रहे हो ये पीपीटी, तो इसमें भी मैंने बहुत सारी उनकी कार्टून्स एंड इलस्ट्रेशंस दिखाया है। यू कैन जस्ट मार्क that cartoons and that cultural kind of nuances in his cartoon. तो उनका जब जन्म हुआ था ना, वो पोर्तुगीज इंडिया था। उनका जन्म पोर्तुगीज इंडिया पे हुआ था। in 1926 he started drawing caricatures from a very early age, like Banawat ji said. He studied in Bangalore and then in Mumbai, BA उन्होंने किया हिस्ट्री पे। Then he also prepared for UPSC. I mean, probably IAS भी बनना चाहते थे, अच्छा हुआ नहीं बने। Otherwise, you would have probably lost a great cartoonist. And probably ये जो बातचीत हम कर रहे हैं ये नहीं होता। So he was influenced by Goan life, Portuguese colonial heritage, and urban Indian society. हालांकि उन्होंने गांव पे भी बहुत सारी कार्टून्स बनाया है, और इंडिया पे बहुत सारी जगह के ऊपर उन्होंने कैरिकेचर कार्टून बनाया है। विदेशों में बहुत कैरिकेचर उन्होंने बनाया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो he started his career in advertisement actually. He worked for a couple of years in advertisement and then he started cartooning,
and his first break was given as a professional cartoonist by Illustrated Weekly. Then he went to Current he worked for 1-2 years, then again came back. From Current he went abroad for some years, and then he came back. When he came back, Times of India took him, and for a very long time he worked for Times of India, and he drew for Times of India, Femina, ET, पूरी टाइम्स की जो जितने भी ग्रुप के मैगजीन्स थे वो उन्होंने काम किया। ये आप उनके एक इलस्ट्रेशन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, नहीं इसके पहले की स्लाइड पे जाइए, इलस्ट्रेटेड वीकली की उसके पहले एक स्लाइड पहले आइए आप। एक इलस्ट्रेटेड वीकली की जो अभी अभी आपने देखा वो उनकी फर्स्ट कैरियर की पहली ये ड्राइंग ये था। अब जो देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, दोज आर सम आइकॉनिक कैरेक्टर्स लाइक मिस फॉन्सेका, बुंदल दास, मिस नींबू पानी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये नींबू पानी पे he did a lot of cartoons and caricatures on Mumbai film industry. So ये जो मिस रजनी नींबू पानी है वो फिल्म स्टार थी, तो उनकी लाइफ की कहानी पे उन्होंने कार्टून्स एंड इलस्ट्रेशंस बनाया which are very funny, and his fun was never kind of vitriolic. He never did that kind of cartoon or illustrations. His fun quotient was very high. It was never vitriolic. It was never invective. That is the beauty of Mario Miranda. Here are some cartoons that you can see by Mario Miranda. बाईं तरफ की कार्टून पे जो लिखा है, before I take up your case, I would like to feel your pulse. No, I mean your pulse. प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाते हो, जो एक्सपीरियंस होता है इसी को, तब भी था आज भी है, तो जो भी है। द नेक्स्ट दिस साइड की कार्टून में भी वैसे ही आप देख सकते हो सोशल इश्यूज बट इन अ फन वे। लुक एट the drawings of Mario, the iconic kind of drawing, elongated face, elongated nose, bulbous eyes. Those are his trademark drawings. मैंने ये भी कहा था कि आप उन्होंने करंट में जब काम किया, एक स्कॉलरशिप मिला उनको, he went abroad, तो उन्होंने पोर्तुगल के जाने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिला था। He lived in Portugal for 1 year, and then he moved to London, and there he worked for different newspapers. He also worked for a couple of television stations for animation and all. He spent about 5 years there. His caricatures were published in magazines like Mad, Lilliput, Punch, etc., etc. He traveled to many countries, either working or conducting exhibitions. He again went abroad to US and other countries. And ये जो एक इसके साथ इसके बाद वाला जरा इस पे आइए, please come to the next slide. Next, हाँ, ये जो साइड में आप देख रहे हो ना, एक कार्टून इलस्ट्रेशन, a caricature. He did this like caricatures like this for many countries. Wherever he went, he sat in a cafe and all, and he started drawing. So हम एक international characters उनके जो ओवरे में we can see. He got many awards, from Padma Shri in 1988 to Padma Bhushan in 2002, posthumously Padma Vibhushan. He was awarded by the King of Spain, by Portuguese government. So there were many awards and accolades. Now let me talk about his artistic style and themes. He used pen and ink line drawings to the fullest potential. इतना बारीकी काम पेन एंड इंक में हम शायद ही देखते हैं। बहुत सारे उन्होंने ये पेन एंड इंक लाइन ड्राइंग उन्होंने बनाया है।
In his early career also, and towards the end also, we find that kind of pen and ink drawings. Second thing जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि satirical yet affectionate portrayal is his portrayal of a land or people or trait or whatever has always been affectionate. एक cool, calm, fun quotient उनके काम में हम देखते हैं. Look at both the illustrations here, cartoon illustrations here. One done on a Bombay cafe, and the second is on Goan culture. जब fish लेके आते हैं तो उसकी वहां की माहौल कैसा होता है. Just look at those pictures, and you will find typical small little fun element in that. Whether it's a lover or beloved sitting together and enjoying their time, or somebody looking sideways to a can of beer, whatever. ये उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक था. Crowded buses, crowded trains, and especially the iconic Bombay local trains. उन्होंने बहुत काम किया है उस पे. ये इंट्रिकेट कंपोजिशन उनका जो स्टाइल को बड़ा शूट करता था. अभी जो कार्टूनिस्ट, कंटेम्पररी कार्टूनिस्ट जो कर रहे हैं, उनमें से शुभानी who draws for Drake and Chronicle, उनका हालांकि उनकी स्टाइल completely different है, but composition wise is very close to this kind of composition, intricate, crowded composition of Mario Miranda. अगर आप शुभानी जी के कार्टून भी देखोगे तो filled with humor and personality. Every figure you will find a different personality. वो जो nuances, वो जो small little touch, वो जो महाराष्ट्रियन की फेस, बंगाली फेस, सिख फेस, उनमें जो डिफरेंस है वो बड़ा बारीक से उनके ड्राइंग्स में आते हैं. He died on 11th December 2011 at the age of 85. He died in Goa, in his ancestral house. So this is an Amul, next slide please. This is an Amul tribute to the great cartoonist. Now, if you talk about the legacy and influence, he inspired generations of Indian cartoonists and illustrators, like I just said. Murals in Panaji, in Mumbai, in other places also, they are there and they continue to attract admirers. His works have been preserved in books, galleries, public spaces, celebrated in exhibitions, stamps, cultural festivals. अब गोवा में जाओगे, उनकी एक म्यूजियम है, उनकी एक शॉप है जहां उनके जो पेंटिंग्स हैं, कार्टून्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, उसको मर्चेंडाइज में कन्वर्ट किया गया है. You can buy. His legacy endures through his work, through his cultural documents. He was truly chronicler of modern India's everyday life. His centenary reminds us of the power of art to document, entertain, and at the same time critique our society. ये खूबी उन पे है. He was a class by itself, and he has left a legacy which the next generation cartoonists, they have to continue. एक बड़ी रोचक बात से मेरी जो वक्तव्य है मैं खत्म करूंगा. प्राइवेट लाइफ की बात है. मारियो मिरांडा क्रिश्चियन थे, तो उनके पूर्वज जो हैं वो सारोस्वर ब्राह्मण थे. They converted into Christianity. उन्होंने जो शादी किया था हबीबा से, वो मुस्लिम थे. जब उनका देहांत हुआ, देहांत होने से पहले उन्होंने ये इच्छा जताए रखा था कि जब मैं मर जाऊंगा
तो जैसे कि क्रिश्चियन के होते हैं, उनको कब्र दिया जाता है, तो मुझे क्रिमेट वो जो रिचुअल्स है तो है, बट my last rites should be done according to Hindu ritual. तो उनको ले गया उनकी जो according to the Christian tradition, his last rites were done, and then his body was taken to the crematorium and it was cremated according to Hindu tradition. So here is Mario Miranda, a great man, a great humorist who loved humanity, and his love for humanity across everything showed in his life. That's, ladies and gentlemen, Mario Miranda for you. Thank you very much. बहुत बहुत आभार मृणाल जी, आपने बहुत विस्तार से मारियो मिरांडा की पूरी जीवन यात्रा है, किस तरह से कार्टूनिंग और चित्रकला में उनकी रुचि जागृत हुई और किस तरह से उनके करियर को परिपक्वता मिली और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बड़ी मेहनत करके उनके जो कलेक्शंस हैं, तो जो कहूँगा कि जो हिस्टोरिकल या जो आपने आइकॉनिक कहे, पहला उनका उस कार्टून से लेकर के अंत तक के आपने जो दिखाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आमंत्रित करता हूं भाई त्र्यंबक शर्मा जी को, जिनकी जो जन्म तिथि है बड़ी महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर, जब पूरा देश शिक्षक दिवस मनाता है, उस दिन आपका जन्म हुआ। दुर्ग, छत्तीसगढ़ जो अब राज्य है, पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़, वहां आपका जन्म हुआ 5 सितंबर के दिन, शिक्षक दिवस के दिन। तो प्रकारांतर से शिक्षक दिवस, तो शिक्षक के रूप में ही शायद एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी आप पूरे जन समाज को वैचारिक दृष्टि से कहीं झंझोड़ते हैं। और कार्टूनिस्ट का काम तो यही है कि किस तरह से अपने कार्टून्स के माध्यम से वो आपको समकालीन परिस्थितियों के बारे में सोचने समझने के लिए विवश कर देता है। 1996 में आपने कार्टून वॉच नाम एक पत्रिका निकाली, द्विभाषी पत्रिका, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान आपका इस कार्टूनिंग कला को आगे बढ़ाने के लिए है। केवल देश में ये एक ही ऐसी पत्रिका है जो नियमित रूप से लगभग 3 दशक से निकल रही है। 28 वर्ष ये पूरे कर चुकी है और ये 29वां वर्ष जो है इसका चल रहा है। 2009 में आपने रायपुर में एक एनिमेशन एकेडमी की स्थापना भी की। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, विद्यालयी शिक्षा, स्कूल की शिक्षा, वो दुर्ग में हुई थी और बचपन से ही, बाल्यकाल से ही आपको चित्रकला, नाटक और साहित्यिक गतिविधियों में उनके प्रति गहरा रुझान रहा है, गहरी रुचि आपकी रही है। कल्याण महाविद्यालय भिलाई से आपने अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1989 से आप कार्टूनिंग के क्षेत्र में एक तरह से आपने अवतरण कर लिया था। हायर एजुकेशन के लिए आप रायपुर गए और वहाँ छत्तीसगढ़ कॉलेज से आपने पत्रकारिता में अपनी बैचलर्स की उपाधि प्राप्त की। कार्टून की जो शुरुआत है वो नवभारत और सेंट्रल क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्र हैं, उनमें आप प्रकाशित होते थे। उसके बाद दैनिक भास्कर, द हितवाद जैसे प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आपका जुड़ाव हुआ और जैसा मैंने कहा कि 96 में ही आपने कार्टून वॉच पत्रिका का प्रकाशन किया और 12 वर्ष जब इस पत्रिका को प्रकाशित करते हुए हो गए थे, तब आपको एक अवसर मिला। लंदन का जो नेहरू सेंटर है, वहाँ आपने 2 सप्ताह का अपनी पूरी एग्जीबिशन जो है कार्टून्स की, वो वहाँ लगाई थी। और उस बीच में आप जब लंदन गए और लंदन प्रवास के दौरान आपको बहुत ऐसे अवसर मिले कि कार्टूनिंग के क्षेत्र में जो नई गतिविधियां हैं, जो नई प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं, उनका एक तरह से अध्ययन किया जाए। वहाँ के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, उनके उन संग्रहालयों को आपको देखने का मौका मिला और वहाँ की जो श्रेष्ठ तकनीक है उसको भी आपने समझा। वो कार्टूनिंग के नए ट्रेंड से एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि जो है आपको अपने उस लंदन प्रवास के दौरान मिलती है। बाद में आपने बहरीन और नेपाल की भी यात्राएं की। आप कार्टूनिस्टों के लिए वार्षिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं और वरिष्ठ कार्टूनिस्ट के लिए आपने एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की भी स्थापना की है, जो प्रतिवर्ष देश के प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट को आप देते हैं। पीआरइंस नाम एक कार्टून पात्र की आपने रचना की,
जिसका उपयोग प्रत्येक माह PR.E-Scene नामक ई पत्रिका है उसमें किया जाता है। 2008 में आपको जो 10 आउटस्टैंडिंग यंग इंडियंस है, एक्चुअली भारतीय जूनियर चैम्बर की बरसों तक परंपरा रही है और हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जो जूनियर चैम्बर्स की जयपुर में जो शाखाएं थी उस दौर में, अब तो राजस्थान में इस तरह का आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है। अब मुझे पता नहीं देश के अन्य हिस्सों में क्या है, लेकिन इंडियन जूनियर चैम्बर जो है पूरे देश में एक दौर में, जब हम लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते थे उस समय कितनी गतिविधियों को मैंने देखा है। और इसके स्टेट लेवल अवार्ड से मुझे सम्मान मिला और नेशनल के लिए ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। लेकिन खुशी है कि त्रयंबक जी को जो 10 इनका जो एक नेशनल कन्वेंशन होता है उसमें ये डिफरेंट डिसिप्लिन के 10 आउटस्टैंडिंग यंग जो पर्सन्स हैं उनको ये सम्मानित करते हैं। उसमें त्रयंबक जी को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। और जैसा मैंने बताया PRE सेंस मैगजीन के भी आप कार्टून संपादक के रूप में हैं। आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो है उसमें भी कार्टून वॉच को भारत की एकमात्र ऐसी पत्रिका बताया गया है कार्टून मासिक के रूप में जो 2 भाषाओं में निरंतर छप रही है। तो कार्टूनिंग की दुनिया में इतना लंबा अनुभव, इतना प्रखरता के साथ आप कार्टून के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं भाई त्रयंबक जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर मारियो मिरांडा के बहाने कार्टूनिंग के बारे में कुछ अपने अनुभव भी साझा करें। भाई त्रयंबक जी। बहुत बहुत धन्यवाद बनावत जी। मृणाल जी को नमस्कार, अभिषेक जी को नमस्कार, प्रियंका जी को नमस्कार और जो लोग और सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार। मारियो जी से मैं मिला था बेंगलोर में सर, मारियो मिरांडा सर से बेंगलोर में एक कार्टून का कार्यक्रम हुआ था। तो उस समय उनसे पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने, उनका जब उद्बोधन था वहाँ पर, तो मेरी मुलाकात के बाद उन्होंने अपने उद्बोधन में कार्टून वॉच का जिक्र किया था कि एक ऐसा प्रयास रायपुर से हो रहा है और इसको समर्थन मिलना चाहिए और ऐसा और प्रयास होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने वहाँ पर कह के मेरी मतलब मुझे बहुत प्रेरणा प्रेरणा मिली थी उससे उस वक्त। उसके बाद फिर मैं गोवा कभी गया नहीं था सर। तो परिवार वाले बोले कि गोवा घूमने जाना है। तो मैं सपरिवार गोवा घूमने गया, लेकिन मैंने परिवार को बोल दिया था कि मैं गोवा जा रहा हूँ तो मारियो मिरांडा जी से मिल के आऊँगा। एक दिन मेरे को उनके लिए रखना है, चाहे वो कहीं भी कितने भी दूर रहूं, हम कहाँ रुके, हमें नहीं पता था कितना दूर उनका घर है, लेकिन मतलब जहाँ भी होंगे हमें उनसे मिलना ही है। तो हाँ, चूंकि कार्टून का मेरा काम है तो परिवार वाले तैयार हो ही गए। तो हम जब वहाँ टैक्सी वाले को बोले कि हमको वहाँ जाना है, तो थोड़ा दूर था, वो 1-1.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन हम पहुंचे वहाँ। तो पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। दोपहर हुई थी और मैं बहुत उत्साह में था। तो मेरी पत्नी और मेरी बिटिया ने जाके दरवाजा खटखटा दिया उनका। तो उतने में उनकी पत्नी बाहर निकली और वो बहुत गुस्से से निकली कि यू डोंट नो दैट इन गोवा यू शुड नॉट नॉक द डोर इन आफ्टरनून। तो हम लोग तो पहली बार गोवा गए थे, हमें तो पता नहीं था। तो फिर मेरी वाइफ ने परिचय दिया, तो बोले कि आप शाम को आइए, अभी हम लोग सो रहे हैं, सोने का समय हमारा। तो फिर पत्नी और बिटिया एकदम गुस्से में वापस आए। तब तक मैं पहुंच ही रहा था, इसके पहले ही ये घटना हो चुकी थी। तो उन लोगों ने कहा कि अब हम नहीं आएंगे इनके पास। तो बोला ऐसा नहीं होता है, वो हम शाम को फिर आएंगे। तो वो हमारे गुरु हैं लोग, और या इनकी डांट भी जो है हमारे लिए कोई बड़ी प्रसाद ही है हमारे लिए। नहीं, लेकिन हम देखेंगे, आप मिल लेना। बच्चे लोग का वो रहता है ना कि उनकी इंसल्ट हो गई टाइप। लेकिन बोला नहीं, चलना तो अपने घर, पहले तुम लोग बाहर खड़े रहना, मैं मिल के आ जाऊंगा। फिर शाम को फिर हम फिर गए। तो शाम को हम गए तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी स्वागत किया। उनकी पत्नी ने मेरे वाइफ बच्चों सबको अंदर ले गई। और उसके बाद मैं मारियो जी के साथ बैठा था।
और वो मेरी वाइफ और बच्चों को लेकर पूरा उनका जो घर था, घर 2 मंजिला घर था उनका, अभी भी है, तो वो उसमें बहुत सारे लगभग 10-15 कमरे हैं वहाँ। तो हर कमरे को खोल खोल के उन्होंने दिखाया उनको पूरे म्यूजियम की तरह कि यहाँ ये पेंटिंग है, यहाँ ये बचपन की फोटो है, यहाँ ये कार्टून है। ये सब मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं तो मारियो जी के पास बैठा था और मारियो जी उस समय व्हील चेयर में थे। तो ये तब मारियो जी ने मुझसे कहा कि एक ही चीज बोला उन्होंने, कीप ड्राइंग। आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो कीप ड्राइंग, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आप बनाते रहिए। और मैं असल में सर गया था वो कार्टून फेस्टिवल के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करने के लिए। तो उनकी वाइफ ने कहा कि उनको बहुत खराब लगता है व्हील चेयर में कहीं जाना। तो मैं बोला कि मैं गोवा में ही प्रोग्राम कर लूंगा उनके लिए, क्योंकि मुंबई में कर चुका था तब तक बाला साहब ठाकरे वाला। तो वो बोली नहीं, वो व्हील चेयर में जाना पसंद नहीं करते और वो उनको बहुत खराब लगता है ऐसा पब्लिक प्लेस में व्हील चेयर में जाना। तो इसलिए आप उसको ड्रॉप कर दीजिए आइडिया को। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वो आखिरी मुलाकात थी। और अभी मैंने हम पर एक कार्टून म्यूजियम बनाने की मेरी योजना थी पहले धरती पर, लेकिन फिर बाद में जब मुझे धरती पर जगह नहीं मिली तो मैंने फिर उसके वर्चुअल बना लिया। तो वर्चुअल में हमारे पास एक कार्टून म्यूजियम 6 साल पहले मैंने बनाया था मारियो मिरांडा जी के ऊपर। वो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कभी भी देख सकते हैं। और वैसे ही मैंने आर के लक्ष्मण जी और बाकी सब लोगों का बनाया हुआ है। 30-35 शायद उसमें बन चुके हैं म्यूजियम। हर व्यक्ति का अलग म्यूजियम मैंने उसमें बना दिया है, ताकि लोग, आने वाली पीढ़ी, उनका काम, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं हमारे साथ, अगर अवार्ड वाले हैं तो, या मेरे साथ वाले हैं, वो फोटोग्राफ्स भी हैं, उनकी कार्टून भी है। कार्टून में लिखा भी हुआ है कि वो कौन से सन के हैं और कब वो प्रकाशित हुए हैं। इलस्ट्रेटेड वीकली में 1962 में, 80 में, 55 में, 52 में, इस तरह का। तो ये, और अभी पिछले महीने ही फिर मैं दोबारा गोवा गया था, जब मुझे 100 साल इनके पूरे होने के पहले, अप्रैल में। और मुझे पता था 2 मई को इनका वो हो रहा है, लेकिन अब वहां पर कोई है नहीं। उनकी भी डेथ हो गई, उनकी वाइफ की डेथ भी हो गई, और उनका एक बेटा जो विदेश में था उसकी भी डेथ हो गई। उनकी विडो है, वो विदेश में है। और उनका एक बेटा जो है वो जो यहाँ रहता है, उसका भी लगभग तलाक हो गया है और वो अकेला रहता है और उसकी कोई रुचि नहीं है कार्टूनिंग वगैरह में। तो वहाँ पे जो कार्टून म्यूजियम उनका जो बना हुआ है, कार्टूनिस्ट म्यूजियम नहीं बोलेंगे इसको, मारियोस गैलरी। तो वहाँ पर अब मारियोस गैलरी 5 हो चुकी है, क्योंकि वो जो मैं उनसे मिला जो उस गैलरी को चलाते हैं और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। मैं उनसे भी आके मिला अभी अप्रैल में और उनसे पूरी कहानी पूछी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मेरा प्रोफेशनल वर्क है पूरा। मारियो जी के रहते रहते मैंने ये काम ले लिया था, और अभी भी मैं पूरा शेयर उनके प्रॉफिट का शेयर उनके बच्चों को देता हूँ। तो एक शेयर जो है उनके बेटे को जाता है, एक शेयर उनकी बहू को जाता है जो विदेश में है। लेकिन उन लोग की इसमें कोई ऐसी रुचि नहीं है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए या इसमें वो आके सहयोग करें। तो ये, उसमें उनकी बेटी हेल्प कर रही है, जो व्यक्ति है जो उसे चला रहे हैं। और लेकिन वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो बहुत ही प्रेरक है। किसी कार्टूनिस्ट को उन्होंने ऐसी इस तरह जिंदा रखा है जो बहुत ही मुश्किल है। और उसको उन्होंने प्रोफेशनल ढंग से जो गैलरी बनाई है, उसमें म्यूरल्स बनाए हैं, उसमें मैग्नेट बनाए हैं, उसमें मतलब उसमें छोटे छोटे डॉल्स टाइप का बना दिया है। मतलब इतने सारे काम उन्होंने कर लिए हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग उन्होंने किया है। और अ, उसमें वो सफल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसमें प्रोफेशनली फायदा भी ले पा रहे हैं और उनको दे भी पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात मैंने अभी देखी अप्रैल में। तो हालांकि अब वो, चूंकि वो प्रोफेशनल व्यक्ति थे, तो उनसे मैं शताब्दी वाली बात क्या करता, है ना। पता चलता उसमें भी वो कोई कॉपीराइट मांग लेते या कुछ वो हो जाता, और उनके बेटे से मुलाकात होनी नहीं थी। तो अब अपने पास बस यही था कि अब नरेंद्र जी हैं बेंगलोर में और हम हैं, या और आप लोग हैं,
मृणाल जी हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा इस वर्ष में कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जो उनको याद किया जाए उनके शताब्दी वर्ष में, और पूरे साल भर के अंदर हम ऐसा कुछ कार्य करें। तो ये हम सोच सकते हैं, अपने अभिषेक जी भी सोच सकते हैं जयपुर में कुछ करने का, मतलब उनके बहाने कम से कम कार्टून की बात हो, क्योंकि कार्टून की बात होना ही समाप्त हो गई है और कार्टूनिस्ट समाप्त होते जा रहे हैं, ये विधा समाप्त होती जा रही है। अभिषेक जी के बाद जयपुर या राजस्थान पत्रिका में कौन होगा और क्यों होगा, ये प्रश्न आ गया है। और अब इसमें हम खुद भी नए लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि भाई या तो आप रोजी रोटी का कोई जुगाड़ देखो, उसके बाद कार्टून बनाओ, एक हॉबी के रूप में रखो, क्योंकि आपको उसमें ब्रेड एंड बटर नहीं मिल पाएगा, तो हम किसी के परिवार को तकलीफ में क्यों डालें। इसलिए जब तक आपके अंदर कोई पागलपन या जुनून ना हो, त्रयंबक शर्मा जैसा पागलपन हो, तो आप कुछ देर सवेर कर ही लेंगे, लेकिन वो पागलपन सब में हो नहीं पाता है, क्योंकि बाकी लोग उसको कैरियर समझते हैं। कैरियर और पैशन में फर्क होता है। तो कैरियर समझ के जो लोग आ रहे हैं, तो उनको हम ये बोलते हैं कि भाई कैरियर मत समझो इसको आप एक हॉबी समझो। अगर आपको पैसा इसमें मिल जाए तो आप उसको प्लस मानो, लेकिन आप इसको ही अगर बेड बेड मानोगे और फिर आप तकलीफ में जाओगे। तो ये हम खुले रूप में बोलते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति आनंद वाले कार्य करके दुखी हो। हमारा काम खुश करना है, लोगों को हंसाना है। अब मारियो जी का काम आप देखिए कि इतना बारीक रहता था कि आप ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा कि कुत्ता क्या कर रहा है ना, कोई महिला वहां पर क्या कर रही है, उसकी साड़ी के साथ कोई दूसरा क्या उसकी साड़ी खींच रहा है, या कोई कहाँ पर थूक रहा है, कोई कहाँ पर छाता पकड़ा हुआ है, बारिश का पानी इसके ऊपर आ रहा है। तो ये इतना इतना बारीक डिटेलिंग का काम, उतनी एक ही कैनवास में वो इतने सारे बना देते थे, शानदार काम उनका था। अभी उनकी एक किताब भी प्रकाशित हुई थी जो लगभग 2,500 रुपए की थी। उसमें पूरा उनका जीवनी से लेके उनके स्टार्टिंग के जो रफ वर्क थे जो कागज में बनाते थे, वो सब भी उसमें पब्लिश हुए हैं। वो भी उन्होंने पब्लिश किया है, जो जिन्होंने मारियो गैलरी बनाई है। मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास वो JSW से आई थी किताब, तो JSW फाउंडेशन ने उसमें सहयोग किया था। तो जब मैंने उसे अभी अप्रैल में पूछा तो बोले कि ये बनाया पूरा मैंने था, JSW ने खाली वो किताबें परचेज की थी। तो परचेज की थी, लेकिन चूंकि मैं JSW के लिए वो आर्किटेक्ट भी हैं, तो बहुत सारे काम वो करते हैं, तो बोले कि इसलिए मेरा उनसे संबंध था, तो उन्होंने JSW फाउंडेशन लिख दिया। तो लोगों को लगता है कि ये किताब उन्होंने छापी, जबकि प्रकाशित उन्होंने नहीं की है। लेकिन वो बहुत ही बड़ा बड़ा काम है, वो भी जो काम किया उन्होंने। तो मेरी इच्छा है कि उस व्यक्ति को भी कभी सम्मान होना चाहिए जिसने इस कला को यहाँ तक ले गए कि पब्लिक उसको खरीद रही है। आज भी उनके मृत्यु के बाद भी आज वो 5-5 जगह, वो एक गोवा जैसी ही जगह में 5 जगह वो गैलरी चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो उनका भी मैं भविष्य में सम्मान करना चाहूँगा। मैंने इसलिए अप्रैल में वहाँ जाकर मिल के आया था। और आज आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम रखा है, मुझे बहुत खुशी हुई। मृणाल जी ने, किसी ने तो इनिशिएटिव लिया जो कि उनको याद किया कि 100 साल उनको हो रहा है, और आप बनावत जी ने और आप लोगों ने। तो ये मैं चाहूँगा कि आप इस साल पूरा कुछ ना कुछ कार्यक्रम 2-4 हम इसमें करें अलग अलग जगह पर। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार भाई त्रयंबक जी। निश्चय ही ये बहुत भावुक क्षण रहे होंगे आपके लिए, जब मारिया मिरांडा जैसे व्यक्तित्व के आपने दर्शन किए और उनके निवास पे भी आपको जाने का मौका मिला, और आपने उन संक्षिप्त मुलाकातों के जो सारगर्भित जिस तरह के संस्मरण सुनाए, निश्चय ही वो बहुत ही भावुकता के थे। मतलब वो तो बिल्कुल लीजेंड्स थे। उनके दर्शन करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि पीढ़ियों को आप यही कहेंगे कि हम मारियो मिरांडा के साथ बैठे थे। मुझे एक बार निखिल दा के साथ मिलने का मौका मिला था, तो मैंने अपने वक्तव्य में यही कहा था कि आने वाली पीढ़ी को हम यही कहेंगे कि हम निखिल दा के, क्योंकि ये अपने जमाने के उस तरह के महान कलाकार, पत्रकार, मीडिया कर्मी, कुछ भी कह लीजिए,
कि उनका सानिध्य मिलना ही अपने आप में, और जो उन्होंने एक की ड्राइंग, ये अपने आप मुझे लगता है कि शायद वो जो जुनून जिजीविशा जी सहज, शायद वही हमारे लिए आशीर्वाद बनती है। जी बहुत बहुत आभार आपने किस तरह से मिरांडा जी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया, और अंत में जिस तरह से की बात की आपने, करियर के मोह से हटकर कि ये सब कुछ पागल जुनून है, तभी हम कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं। और यही जुनून मिरांडा के भी रहा होगा जब उन्होंने जी घर की सारी दीवारों को रंग दिया। और माँ भी कितनी पर, आज बच्चा अपनी नई जो पेंट ये किया हुआ है घर में पेंट, वहां लाइन भी खींच दे तो कितनी डांट पड़ती है, लेकिन माँ ने किस तरह से उनके अभिरुचियों को और आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही महान कलाकार पैदा होते हैं। तो मैं तो जब मिरांडा को पढ़ा तो घर पे यही कहा कि ये जो मेरी ग्रैंड डॉटर है जो बीच बीच में आकर के यहाँ अपने करतब दिखा रही है, जो करे करने दो, क्या पता किसकी कल्पना से आगे ये बच्चे किस रूप में निखर करके आए। तो मुझे लगता है कि मिरांडा जी के बहाने ये भी कहीं हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी पिछले 40 सालों से निरंतर कार्टूनिंग विधा के साथ जुड़े हुए हैं। संयोग से ये भी मध्य प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा ही था, लेकिन जब से जयपुर में आया तो हमारी काफी मित्रता रही, और मेरे बहुत सारे आयोजनों में अभिषेक जी का साथ रहा है। हमने 5 रिफ्रेशर कोर्स किए जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो हर कोर्स में आकर के आपने अपना जिस तरह का एक व्याख्यान दिया, और वो जो व्हाइट बोर्ड था उस समय क्लासरूम में, उसमें जिस तरह से आपने स्केच किए, वो आज तक हमारे पार्टिसिपेंट्स को याद है। और जब भी कार्टून्स की बात चलती है तो अभिषेक जी अनायास उस समय याद आते हैं। और एक महत्वपूर्ण काम, जिस तरह से त्र्यंबक जी ने कार्टून वॉच शुरू की है कार्टूनिस्ट को प्रेरित करने के लिए, अभिषेक जी ने अपना एक पूरा यूट्यूब चैनल शुरू किया, और उसमें बहुत सारे जो हमारे मित्र उसको सुन रहे हैं या बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, वो अभिषेक जी का वो यूट्यूब चैनल देख करके भी उस कार्टूनिंग विधा के बेसिक्स को सीख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्टून के क्षेत्र में हम लोग अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे अनुभवी जो कार्टूनिस्ट हैं, विद्वान हैं, ये हम सभी के लिए एक प्रेरणा का आधार बन सकते हैं। यूं पिछले 3 दशक से आप राजस्थान पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके पहले देश के अनेक प्रमुख पत्र थे जिनके साथ आपका जुड़ाव रहा है। पत्रिका समूह में अभी आप डिप्टी एडिटर और सीनियर कार्टूनिस्ट के पद पे काम कर रहे हैं, और राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर आपके बहुत ही प्रखर और धारदार कार्टून्स हैं जो समय समय पर चर्चित रहे हैं। और जैसा मृणाल जी ने कहा, वो अपनी फेसबुक पे देश के चुनिंदा कार्टूनिस्ट के ऐसे ही प्रभावी कार्टून्स को पोस्ट करते रहते हैं, और विभिन्न भाषाओं के, केवल हिंदी के ही नहीं, दूसरी भाषाओं के कार्टूनिस्ट को। तो इन्होंने भी अभिषेक जी के कई कार्टूनिस्ट को वहाँ पोस्ट किया है। और पत्रिका टीवी के साथ भी आपका लंबा जुड़ाव रहा है, और उसका एक शो है एजेंडा टुडे, वो प्रतिदिन प्रसारित होता था। उसको भी आप ही ने सारा एक तरह से क्रिएट किया था, और उसकी जो पूरी परिकल्पना है वो भी अभिषेक जी की थी, और उसमें वो एंकर के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश के भिंड जो क्षेत्र है वहाँ से हुई, ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो पूरी की, ग्रेजुएशन किया, और पुरातत्व शास्त्र उसमें आपका स्पेशलाइजेशन था। और सबसे बड़ी बात है कि इनको कोई उस तरह का कार्टूनिंग का ट्रेनिंग आपने ली कि कोई पत्रकारिता का स्कूल या कोई इस तरह का प्रशिक्षण स्कूल कार्टूनिंग का, वहां से आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। जैसा त्र्यंबक जी ने कहा कि वो जुनून या पागलपन, शायद उसी के वशीभूत उन्होंने पिछले 40 साल से कार्टूनिंग के क्षेत्र में काम करते करते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक पहचान बनाई है। तो मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर वे कार्टूनिंग से जुड़े हुए अपने कोई संस्मरण मिरांडा जी को केंद्र में रखते हुए सुनाएं। भाई अभिषेक जी। सभी को नमस्कार। मृणाल जी, संजीव जी और त्र्यंबक जी, मारियो मिरांडा जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया मृणाल जी, क्योंकि मेरा बर्थ जो है वो 68 का है। तो 70 और 80 के दशक में जब रचनात्मकता के पूरी तरह शिखर पे थे मारियो, मैं उस समय उनको उतना नहीं समझ पाया। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी तो मुझे समझ में आया कि मारियो मिरांडा कौन है। और अभी तक
तो मैं देखता हूँ कि मारियो मिरांडा का कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने मुंबई को देखा और जिस तरीके से उन्होंने अपने जन्म स्थान गोवा को देखा, जैसे गोवा को तो उन्होंने मतलब इतना डिटेल में देखा कि फिर ये कह सकते हैं कि ये मारियो ही कर सकते थे, चाहे मछुआरे हों, चाहे सड़क के किनारे हों, जो भी है, जो, और इसीलिए वो कहते भी थे कि मुझे कार्टूनिस्ट मत कहो, मैं एक चित्रकार हूँ। लेकिन उनकी जो शैली थी, उनका जो काम है, वो उन्हें कार्टूनिस्ट बनाता है। जिस तरीके से मतलब कला जो है, हम ये समझते आए हैं कि वो वास्तविकता को दर्शाती है। तो मारियो ने अपनी शैली में, जैसे वो मुंबई में बहुत लंबे समय तक रहे, तो उन्होंने दो दो मुंबई देखी। एक वो मुंबई जो मतलब जिंदगी का, जिसको कहें जिंदगी का हर लुत्फ शहर ले रहा है, साउथ बॉम्बे जिसे हम कहते हैं हमेशा। और एक वो मुंबई जो मतलब जितना एक भारत का कॉमन मैन, गरीब आदमी तरस रहा है, वो सब चीजें जिंदा रहने के लिए संघर्ष हो रहा है। तो अब आप देखिए कि वो मुंबई को भी देख रहे थे दो दो तरीके से। जब वो पेरिस जाते हैं तो एक उनकी बहुत छोटी सी बुकलेट है, वो मेरे पास थी पहले, कि ए टेल ऑफ टू सिटीज। फ्रांस में, पेरिस में जो सुबह है और जो मुंबई की सुबह है, फिर पेरिस की जो दोपहर है और जो मुंबई की दोपहर है, और जो पेरिस की शाम है और मुंबई की जो शाम है। तो ये नज़र जो मारियो के पास थी। और और देखिएगा कि उन्होंने भी कोई चित्रकला का कोई प्रशिक्षण उन्होंने नहीं लिया। और हम पूरी कार्टूनिंग की सीरीज में जाते हैं, जितने लीजेंड्स हमारे हुए हैं, उनमें कोई इक्का दुक्का चित्रकला से प्रशिक्षित हो तो हो, बाकी सब ने अपनी ओरिजिनल लाइंस कि जो आंखों ने देखा, जो दिल ने, दिमाग ने महसूस किया, उसको उन्होंने जो है कागज पे उतारा। एक बड़ी बात जो मारियो साहब के कार्टून के द्वारा, मतलब वो उनके पहले ये था कि कार्टूनिंग में ब्रश का प्रयोग था। मृणाल जी ने जिक्र किया डेविड लो, और दरअसल जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हुए उन्होंने सब ब्रश के स्ट्रोक्स लगाए। लेकिन मारियो ने पेन और पेंसिल, उससे ही पूरा सब कुछ एक तरीके से उन्होंने, उनका कार्टून बहुत कम है, ब्रश से मुझे तो कभी दिखा नहीं, लेकिन पेन और पेंसिल का जो प्रयोग है और इतनी डिटेलिंग है कि हम कह सकते हैं कि मतलब अभी तक और जो एक, जो उन्हें कार्टूनिस्ट बनाता है, और उन पर बहुत सारे आरोप भी लगे, मतलब आलोचना भी हुई उनकी, क्योंकि उनके जो महिला पात्र हैं, कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से भारतीय समाज में उस तरीके से हमारी जो दृष्टि है देखने की, हम जो सोचते विचारते हैं, जिस जिस उसमें पलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन मारियो ने उस आलोचना की भी फिक्र नहीं की, और उन्होंने, आप उनका पूरा वर्क देखें कि जिसको मतलब मतलब यदि एक तरफ मुंबई है तो दूसरी तरफ गोवा है, और जो मछुआरे हैं, यदि वो मच्छी बाजार में बैठी है, तो उन्होंने फिर पूरे डिटेल के साथ ही उसको जो है इलस्ट्रेट किया है। और इसीलिए आज हमको लगता है कि मारियो जो है वो सिर्फ गोवा तक सिमट के रह गए, क्योंकि जैसा अभी मृणाल जी ने बताया कि उसके बाद जो है लोग रुचि नहीं ली, उनके परिवार में जो लोग थे, खैर ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ मारियो ही क्यों, हमारी सबकी रुचियां जो हैं वो कार्टून में कम हो गई। कार्टूनिस्टों की रुचि तो है, और जिन कार्टूनिस्टों की रुचि है वो सब मेरी एज में, मतलब हम लोग यंगेस्ट कार्टूनिस्ट हैं कार्टूनिस्टों की श्रेणी में। जो हमसे ऊपर हैं तो वो लगभग अपने कहें तो जीवन से संघर्ष ही कर रहे हैं। हमारी उम्र के हैं वो भी कितने समय तक सक्रिय रहेंगे। लेकिन जब हम पीछे देखते हैं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है क्या, बहुत निराशा होती, क्योंकि हम किसी के पीछे जा रहे थे, जिसमें मारियो थे, जिसमें लक्ष्मण थे, जिसमें मतलब सारे कार्टूनिस्ट थे, लीजेंड्स। तो उनको देख के हम उनके पीछे पीछे कहीं अपना रास्ता तलाश रहे थे। अब लगता है कि या तो हमारी पीढ़ी ने उतना महान कार्य नहीं किया, यह भी मैं बहुत सीधा बहुत एक बात कहूँ, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि अखबारों ने छापना बंद कर दिया या कार्टूनिस्ट इसलिए नहीं आ रहा। शायद शायद
जो शिद्दत मारियो और मारियो की पीढ़ी के कार्टूनिस्टों में थी, चाहे वो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हों या मारियो जैसे सोशल कार्टूनिस्ट, उतनी शिद्दत का काम देखने को कम मिला। हम ये भी नहीं कहते कि नहीं हुआ, हुआ। और अब आते आते जो स्थितियां, जिसमें सोशल मीडिया आ गया, संपादक का जो एक, जिसको कहें कि चेक एंड बैलेंस जो रहता था, वो गायब हो गया। तो जो मर्जी आए वो कार्टून के नाम पे हम देख रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी मैगजीन में कार्टून छपता है या आज भी अखबार में छपता है, तो एक पूरी प्रक्रिया से गुजर के आता है वो कार्टून। आप सिर्फ अपनी नहीं चला सकते। हर व्यक्ति को अपना थॉट जो है बहुत महान लगता है, लेकिन जब आप एक जूरी, एक सिस्टम के साथ उस कार्टून की चर्चा करते हैं, तब समझ में आता है कि वाकई में ये आगे जाना चाहिए सोसाइटी तक कि नहीं। तो अब सवाल वही है कि हम, अब जैसे ये कार्यक्रम जो है वो मृणाल जी, संजीव जी, ये हो गया, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम जो हैं वो हमको बाहर तो नहीं देखने को मिले। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे लोग कार्टून की चर्चा ही नहीं कर रहे। कार्टून में रुचि सबकी है। मैंने इंदौर के त्र्यंबक जी वहाँ थे, इंदौर के कार्यक्रम में कहा भी था, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी बाजार में डिमांड है, लेकिन वो उसको बनाने के लिए जो है प्रोत्साहन नहीं है। चाहते सब है, सब चाहते हैं कार्टून पढ़ें, लेकिन कार्टूनिस्ट की तरफ नज़र किसी की नहीं। और कार्टूनिस्ट से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप किसी को नौकरी दें, आप ऐसा माहौल तो बनाएं। अब वो माहौल कौन बनाएगा? क्या सरकार बनाएगी? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे? सोसाइटी बनाएगी? ये बिल्कुल अंधेरा है। बतौर कार्टूनिस्ट हम, हमारे जैसे लोग जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। जैसे जो कार्टूनिस्ट स्कूल करके एक यूट्यूब चैनल है, उसमें जितना हमको हमारा अनुभव है हम उसे बांट रहे हैं। लेकिन इस तरीके के वेबिनार, सेमिनार, इस तरीके की चर्चाएं कार्टून को लेके, और ख़ासतौर से स्कूलों में होनी चाहिए। क्योंकि नए बच्चों के सामने जब हम चर्चा करेंगे तब कार्टूनिस्ट निकल के आएगा। मैं ये नहीं मानता कि धरती वीरों से खाली है, ऐसा नहीं है। एकलव्य तमाम घूम रहे हैं, मगर वो कहाँ अपना धनुष विद्या का इस्तेमाल करें? उन्हें कोई बताए तो सही कि तीर जो है इस तरीके से प्रत्यंचा पर चढ़ाया जाएगा। तो बात इतनी सी है कि इस तरीके के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हों। आप जैसे शुभचिंतक, आप जैसे गुणी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रयास कार्टूनिस्टों को भी करना चाहिए, चाहे भले छोटे लेवल पे हों। त्र्यंबक, आप देखिए, त्र्यंबक बहुत सारा प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे फिर दूसरा त्र्यंबक कोई नहीं दिखता। और पूरी हिंदी पट्टी की मैं बात करूं, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आप देख लीजिएगा, पूरा सन्नाटा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मारियो को देखकर फिर मारियो से कुछ बेहतर भी बन सकता होगा, कोई मारियो से पीछे भी रह सकता होगा। पॉलिटिकल कार्टूनिंग में आप देख लीजिए, संपादक हमेशा शिकायत करते मिलेंगे, साहब कोई है ही नहीं। तो लाखों कार्टूनिस्ट तो कभी नहीं आए, किसी मुल्क में नहीं आए, किसी स्टेट में नहीं आए, लेकिन जितने आने की संभावना है, जैसे अभी संजीव जी ने कहा ना कि बच्चे को करने दो जो कर रहा है, त्र्यंबक जी ने कहा जुनून होना चाहिए। मेरा मानना है कि ईश्वर हर बच्चे में वो जुनून भेजता है साथ में, हम उसके जुनून को खत्म करते हैं। संजीव जी कह रहे थे कि भाई मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को मतलब उसको रोकता नहीं, यही है एक्चुअल में। यदि बच्चा, उसके हाथ में कोई कोयला दे दो, वो दीवार पर चित्र बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन आप उसको यदि डांट देंगे, एक थप्पड़ लगा देंगे, वो कभी नहीं बनाएगा। तो आर्टिस्ट खत्म। तो ईश्वर ने तो वो जुनून भेजा, और हम सब लोग उस जुनून को खत्म करने में लगे रहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, और कुछ और बन जाओ। तो सबके प्रयास होने चाहिए, क्योंकि मारियो का जो वर्क है, आप पूरा वर्क जब देखेंगे, और वो मैंने जो उनकी किताब निकली थी वो मेरे पास है, और भी बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि मैं 10 जन्म में भी ऐसा काम नहीं कर पाऊँ जो व्यक्ति एक जन्म में करके गया है। और जिसको कहते हैं, जैसे त्र्यंबक जी कह रहे थे कि उनसे उन्होंने कहा कि बस काम करते रहो, करते रहो, कागज पेन। और हमारे मित्र लहरी उसमें एक बात और जोड़ते हैं कि कागज भी ना हो तो आपकी आंखें जो है वो ब्रश का काम करना चाहिए, और आपका जो दिमाग है वो कैनवास का काम करना चाहिए। कंटिन्यूइंग आप करते रहिए तो बात बनेगी। और सभी का आभार, हमें बुलाया, धन्यवाद सर।
धन्यवाद अभिषेक जी। आपने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें कहीं एक कार्टूनिस्ट की व्यथा का भाव झलकता है। ये सही है कि जब मारियो मिरांडा या आर के लक्ष्मण की बात करते हैं तो जिस शिद्दत से उन्होंने काम किया और जो कैरेक्टर्स जड़े, मिस नींबू पानी मारिया मिरांडा का नाम आते ही वो कैरेक्टर ध्यान आ जाता है। या पॉलिटिकल कार्ड उसकी बात करें तो बुलंदा दास, जिसकी बात मृणाल जी ने कही थी कि किस तरह से राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर वो उस कैरेक्टर के माध्यम से बात करते थे। आर के लक्ष्मण का कॉमन मैन, वो लगता है जैसे घर घर में है, लेकिन अब उस तरह के कैरेक्टर्स नहीं गढ़े जा रहे हैं। वो जुनून इस नई पीढ़ी में, अब मुझे लगता है एक कारण ये भी है कि अखबार की रीडरशिप धीरे धीरे कम हो गई है, सब डिजिटल मीडिया पे चले गए हैं और संक्षेप में वो समाचार प्राप्त करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे उस विधा के प्रति, वो आबिद सूरती जब धर्मयुग आता था तो वो कार्टून गुना डब्बू जी सबसे पहले वही पेज खोलते थे। तो वो उस तरह की प्रवृत्तियां धीरे धीरे, और बल्कि जब अभिषेक जी बात कर रहे थे तो मैं ये भी देख रहा था कि आज पार्टिसिपेंट्स कितने जुड़े हैं। और मुझे ये भी पीड़ा है, जहां 40-50 के आसपास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, आज मात्र अभी 22 दिख रहे हैं मुझे। शायद मारियो मिरांडा के नाम से भी हमारे कितने जो नई पीढ़ी के हैं विद्यार्थी हैं वो लोग परिचित हैं। मुझे उसमें भी संदेह है कि कितने लोग उनके उस व्यक्तित्व कृतित्व को जानते हैं, क्योंकि मैं ये जो शेयर करता हूँ मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोगों तक जाता है। करीब मीडिया के 40-50 ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ये जितने आपके फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर या एक्स जिसे आप कहते हैं, थ्रेड्स है, लिंक्डइन है, उन सब पर डालता हूं मैं और टैग कितने लोगों को करता हूं। लेकिन उसके बावजूद इतनी कम संख्या में उपस्थिति, ये कहीं इस बात को शायद आपका समर्थन करती है कि धीरे धीरे इस विधा में लोगों की रुचि। लेकिन हमारी तो ये यात्रा है, कितने ही लोग आए, संस्कारी श्रोता 10-20 भी हैं, तो शायद वो जब इन बातों को आगे बढ़ाएंगे, इन वीडियोस को शेयर करेंगे, तो शायद लोगों के मन में ये जानकारी आएगी कि इस देश ने कैसे कैसे कार्टूनिस्ट और कलाकार दिए हैं जिन्होंने अपने पूरे युग को कहीं प्रभावित किया है। इनके नाम से युग जाना जाएगा। जब त्र्यंबक जी उनके परिवार की स्थिति की बात कर रहे थे तो कहीं पीड़ा होती है कि इस तरह के कलाकारों को हम शायद पूरा सम्मान, या उस परिवार जिस तरह से समाप्त हो रहा है, तो उस पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना संरक्षित सुरक्षित हम कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जो लोग इस विधा में काम कर रहे हैं, इनकी उस विरासत को संभाले हुए हैं, आपने उनको भी सम्मानित करने का संकल्प लिया है, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे प्रयास जो आप लोगों के हैं, चाहे वो कार्टून वॉच है या आपका कार्टून स्कूल के माध्यम से आप कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदी पट्टी में जिस पीड़ा को या जिस नई प्रतिभा की अनुपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं, शायद कुछ लोग आगे आए और उस जुनून से इस कार्टूनिंग विधा को आगे बढ़ाएं। इसके पूर्व जो हालांकि बहुत कम मित्र हैं इसमें, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई सवाल या टिप्पणी हो वो अपन आमंत्रित करें। इसके पहले मैं फिर प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सारे जो आज के एक्सपर्ट्स हैं, आज की शाम की स्मृति में उन्हें ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें। उसके बाद इस सत्र चर्चा के लिए खुला है। एक बात प्रियंका मैं जी। कहना चाहता था, एक जी बात। जी हाँ जी। अभी जो वर्तमान सिनेरियो है हम्म, उसमें मैं अक्सर एक बात सुनता हूं कि राजनीतिक कार्टूनिंग के लिए जगह नहीं, इसलिए कार्टूनिस्ट नहीं आ रहा, यानी अपने मन की बात वो नहीं कह पा रहा। ऐसे में मारियो हमें एक रोशनी दिखाते हैं। उन्होंने तो कोई राजनीतिक कार्टून बनाया ही नहीं, और बनाया भी तो बिल्कुल। बहुत इक्का दुक्का। हम्म, आप देखिए कि काम करने के लिए पर्याप्त अवसर है, अब तो सोशल मीडिया है, आपके पास बड़े प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद कार्टूनिस्टों का ना आना, और हमारी मेधा प्रतिभा, हम चांद और मंगल तक पहुंच रहे हैं, हम सटीक निशाने लगा रहे हैं, जहां बैठा है दुश्मन हम वही मार रहे हैं, लेकिन कार्टूनिस्ट का ना आना, ये बड़ा विरोधाभास है सही कि वो क्यों नहीं सही आ रहा। इस पर विचार करें। सही सही कह रहे हैं। कभी हुआ तो इसी पे स्वतंत्र चर्चा भी रख सकते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ प्रियंका जी। Sure. So thank you so much for your valuable insight on this topic. We are very grateful to have you on this platform. And this is just only of respect and gratitude from our side. ये अभिषेक जी का ये सर्टिफिकेट हम व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल। त्र्यंबक जी का
ई सर्टिफिकेट, ये हमारा ई मेमेंटो। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमारे पिताजी होते तो हम उनको दिखाते, कार्टून को देखना वो हमेशा डांटते रहते थे कि तुमने क्या किया जीवन में। कोई सर्टिफिकेट नहीं लाए हैं। थैंक यू सो चलिए, मच। अभी सत्र चर्चा के लिए खुला है। हमारे जो भी मित्र हैं यहाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ शिक्षक भी हैं और कुछ विद्यार्थी भी हैं। कपिल देव प्रजापति मीडिया शिक्षण से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार सडाना, ये मैनेजमेंट एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। तो आप में से जो भी मित्र चाहें कुछ बात कहना। गीता गुप्ता जी को देख रहा हूँ, वो भी अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, तो जिनको मैं पहचान पा रहा हूँ। तो कोई सवाल हो जी? Who have queries can raise their hand or unmute themselves and raise their query. We have Suraj sir. Suraj sir, you can unmute. हाँ सर, सभी को नमस्कार। बहुत ही गंभीर सूरज जी, विषय थोड़ा सा परिचय भी दे दें। मैं तो जानता हूँ, लेकिन और मित्र भी जानेंगे, और चूंकि जी सर। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी सर, मैं सूरज देव प्रसाद और वर्तमान में मेरठ स्थित विद्या विश्वविद्यालय में सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा हूँ, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग। सर, सभी को, हमारे जो तीनों अतिथि वक्ता थे, तीनों को बहुत बहुत साधुवाद। और जो जिस तरीके के गंभीर विषय पे जो आपने चीजों को रखा है, वो हम जैसे लोगों को मतलब नई ज्ञान की रोशनी भी देता है और कुछ थोड़ा सा डराता भी है कि आने वाले समय को लेकर के कि नई पीढ़ी की जो रुचियां हैं वो कार्टून के प्रति आकर्षित नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में कार्टून का जो भविष्य है, जिस पे चिंता भी व्यक्त की, तो वैश्विक फलक पे जो पूरे विश्व में फिलहाल क्या स्थिति है, उससे हम देख सकते हैं कि यदि पूरे विश्व में स्थिति है तो भारत में ऐसी स्थिति तो समझ सकते हैं। तो मैं त्रयंबक जी से और अभिषेक जी से जानना चाहूंगा कि आखिर भारत में वैश्विक स्तर पे इसकी क्या स्थिति है सर, कार्टून को लेकर के। देखिए, पूरे वैश्विक स्तर पर भी यही स्थिति है। मैं लंदन गया था तो वहाँ भी कुछ कार्टूनिस्टों से मिला था, और वहाँ पर जब फिर पेरिस गया था तो वहाँ पर 36 देशों के कार्टूनिस्ट आए थे। तो उनसे भी जब बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हम वो चीज बना रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। हम कंघी बेच रहे हैं, लेकिन सब लोग गंजे हैं। कहने का तात्पर्य ये था। तो चूंकि अब कार्टूनिंग जो है वो एक इलस्ट्रेशन, अगर आप प्रोफेशनलिज्म में जाए तो किताबें बनाना या किताबों में इलस्ट्रेशन बनाना या कवर पेज बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग करना, है ना, तो इस तरह के काम आपको मिल सकते हैं और एनिमेशन के काम मिल सकते हैं। लेकिन जिस कार्टून कला की हम बात कर रहे हैं वो पूरे विश्व में उसका हाल यही है कि वो बहुत कुछ अखबार हैं जो बड़े अखबार हैं, जो जैसे यहाँ भी अपने भारत में है, जैसे शुभानी जो काम कर रहे हैं हैदराबाद में, तो उनको बड़ा सम्मानजनक पैसा मिल रहा है। हमारे अभिषेक जी हैं, उनको सम्मानजनक पैसा मिल रहा है। हिंदू में जब तक वो अखबार में वो लोग केशव और सुरेंद्रा थे, उनको बड़ा अच्छा मिलता था। लेकिन उनके बाद क्या उस अखबार में क्या हो रहा है, वैसे ही अभिषेक जी के बाद इस अखबार में क्या होगा, वैसे शुभानी जी के बाद उस डेक्कन हेराल्ड में क्या होगा। क्योंकि अखबार खुद हुआ क्या है कि अखबार, हम बोलते हैं ना कि जब आप किसी गरीब की हाय लेते हैं तो आप कष्ट में पड़ते हैं, तो सबसे पहले अखबार वालों ने कार्टूनिस्ट की हाय ली। सबसे पहले उन्होंने कार्टूनिस्ट को ही हाशिए में डाला। मैं कई संपादकों से इस बारे में बात करता था, इवन मालिकों से करता था कि आपके अखबार में मैंने दैनिक भास्कर के संपादक जो हैं सुधीर अग्रवाल, उनसे जब राज्य बना हमारा, जिस दिन राज्य बना उस दिन मैं हैदराबाद में था। हैदराबाद में कार्टून फेस्टिवल हो रहा था बहुत बड़ा, जिसमें पूरे देश के कार्टूनिस्ट आए थे। और उस समय इंडिया टुडे एक ही निकलती थी पूरे देश में। 2000 की बात कर रहा हूँ, सन 2000, 25 साल पहले की। तो उस इंडिया टुडे के 2 पन्ने में वहाँ की रपट छपी थी, और इसमें 4 डिब्बे जो होते थे जिसमें फोटो के साथ कैप्शन होता था, उसमें एक डिब्बा मेरा भी था, मेरी फोटो का था। तो वो दिखाने में सुधीर अग्रवाल जी को गया था, उस वक्त रायपुर में आए थे वो।
तो मैंने उनको दिखाया, मैंने उनको कहा कि अब राज्य बन गया है, अब पहले ही आपके रायपुर और बिलासपुर एडिशन थे और आप भोपाल के और इंदौर के कार्टूनिस्टों को ही छापते थे, और आपके पास हर जगह चपरासी की पोस्ट है लेकिन कार्टूनिस्ट की नहीं है। लेकिन होता क्या है कि संपादक हमारा हाशिए में चला गया। पहले संपादक ने अपना पावर छोड़ दिया। संपादक को पहले तकलीफ होती थी कार्टूनिस्ट की सबसे ज्यादा नाम उसी का छपता है, जी तो सबसे पहले कार्टून संपादकों ने हमें मारा। फिर संपादक बीच की कड़ी होता था, मालिक को कोई मतलब नहीं होता था कि आप क्या कर रहे हैं। मालिक को एक छोटे से इतने सारे पत्रकारों में कार्टूनिस्ट को भी अगर तनख्वाह मिल रही होगी तो मालिक को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन संपादक और फिर मैनेजमेंट ने बहाना बनाना शुरू कर दिया कि ये हमारे खिलाफ बना देंगे तो हमको विज्ञापन नहीं मिलेगा, नेता नाराज हो जाएगा, हम कहाँ तक देखते रहेंगे इनका कार्टून, कैसे इनको रोकते रहेंगे, फिर इनका ईगो भी ज्यादा रहता है ना। तो इस तरीके से चीजें धीरे धीरे समाप्त होती गई। तो अब अखबार की वही स्थिति आ गई है। अब कम से कम कार्टून अगर हम फेसबुक में डालते हैं तो या व्हाट्सएप में डालते हैं तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन खबर तो कोई नहीं पढ़ रहा है। तो आज भी पठनीय कार्टून ही है। अभी हमारी मैगजीन मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा तो आप PDF फटाक से देख लेंगे, लेकिन इंडिया टुडे नहीं पढ़ पाएंगे आप सिर्फ पढ़ ही पाएंगे। सच्चाई है सर। तो ये एक वैश्विक स्तर पे चीजें हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जो शार्ली हेब्दो जो मैगजीन निकलती है फ्रांस से, जहां पर आतंकवादियों ने गोली बरसाई थी और 9 कार्टूनिस्ट मरे थे, मैं उनकी विधवाओं से भी मिला था और वहां के लोगों से मिला था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वो आज भी वो पत्रिका उसी दमदारी से वैसे ही तेवर से काम कर रही है। भले ही वो लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं या उनका आपको पता नहीं चल पाता है कि वो कहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी मैगजीन वैसे ही चल रही है और अभी भी वो उस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। ये एक बहुत, हालांकि जबकि मैंने वहां आके कहा था कि हमें इतना अति में नहीं जाना चाहिए कि कोई आदमी नाराज हो जाए और बंदूक उठा ले, लेकिन वहां पर चूंकि हमारे यहाँ की स्वतंत्रता और वहां की स्वतंत्रता में फर्क है। हम यहाँ पर नग्न कार्टून नहीं बना सकते, लेकिन वहां पर नग्न कार्टून बनाने में कोई इलीगल ऑफेंस नहीं होता है। वो चाहे तो अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नंगा दिखा सकते हैं। तो ये वहाँ के कल्चर में और हमारे कल्चर में फर्क है। हम यहाँ पर करेंगे तो हम हमेशा जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक ओपननेस जो है दिमाग की, तो वो इतने ओपन है कि वो अगर आप उनको मना कर रहे हैं कि हम अल्लाह के खिलाफ कार्टून ना बनाए तो उसके खिलाफ बना रहे हैं। अभी भी जारी है उनका। वो ऐसा नहीं कि उनको आपने मार दिया तो वो रुक जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा है कि चीजें खत्म नहीं होती हैं। और हम, मुझे लगता है कि हमारा दौर वापस आएगा। और चूंकि हमारा माध्यम दृश्य और प्रिंट दोनों है। आपने देख लिया कि समाचार चैनल भी अब लोग नहीं देख रहे हैं, समाचार को भी म्यूट में देखा जा रहा है। लोग इतना कर्कश आवाज में समाचार पढ़ रहे हैं कि हमें लगता है कि इससे अच्छा कि हम ना सुने। इतनी फास्ट बोल रहे हैं, इतना तेज बोल रहे हैं, पता नहीं उनके संपादकों को दिखता है या नहीं, या मुझे ही दिखता है। इतनी तेज बोलते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं कि हमारे कान उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं मजा आ रहा है कि हम इतने 10 सेकंड में हमने इतने शब्द बोल दिए। तो ये जो मूर्खताएं चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि आगे समाचार और प्रिंट और टीवी का पर्याय कार्टून ही होगा, और कार्टून के ही अखबार निकलेंगे और कार्टून के ही समाचार होंगे। जी जी मैं अपनी बात कहूँ। जी जी मैंने जो महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि किसी भी विधा में, कला में, जो बात हुई थी कि जुनून से आता है आदमी, मतलब कार्टूनिस्ट जितने भी उठा के देख लीजिए, वो घर से बगावत करके आए। उनके माता पिता ने कभी नहीं चाहा कि वो कार्टूनिस्ट बने, क्योंकि उस समय भी भारत में कम कार्टूनिस्ट थे। भारत में ज्यादा संख्या में कार्टूनिस्ट कभी नहीं रहे। अब सवाल यह है कि अभी यदि, क्योंकि फाइन आर्ट कॉलेज हैं और इतनी चित्रकला सब में होती है, अकल सब में है, उनको लगता है कि यहाँ कार्टूनिस्ट बन के हम छपेंगे तो हम बहुत जल्दी जो है एक पावर सेक्टर में हमारी जगह बनेगी, जिसको मैं नाम देता हूं महत्वाकांक्षा।
अब उस महत्वाकांक्षा से वो एडिटर डरता है जो अंदर, जिसकी वो हैसियत भी नहीं रही है। उसको लगता है कि ये कुछ ऐसा बना जाएगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों बना रहा है। इसके बीच में पहले एक माहौल था लिखने का, पढ़ने का, कि आपकी भाषा, जैसे हमेशा कहा गया कि कार्टूनिस्ट जो है वो फास्ट बॉलर नहीं है, वो 145 और 150 की स्पीड पे गेंद फेंकने वाला बॉलर नहीं है। वो जो है वो फिरकी वाला है, वो ऑफ स्पिन, लेग स्पिन जो है ना, कि गेंद टप्पा खा के घुसेगी तो पता नहीं चलेगा, विकेट चला जाएगा। वो काम अब किसी भी फील्ड में नहीं हो रहा है। बहुत सीधी सपाट बात लोग कहने की इच्छा रख रहे हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वन लाइनर जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं कि आपको आहत कर देंगे, लहूलुहान कर देंगे। तो अब ये भी एक वजह है कि इससे यदि कोई किसी को चांस भी देना चाहे तो वो डर जाता है कि रहने दीजिए, बिना कार्टूनिस्ट के ही अखबार छाप लेंगे। ये भी एक सच्चाई है। दूसरा ये है कि जो माहौल है, उस माहौल में जल्दी से पैसा कमाने की होड़ है। इतना धैर्य किसी के पास नहीं है कि बूंद बूंद से घट भरेगा। वो सीधा सा ये कह रहा है कि कहाँ बोरी में हम एक लगा दे और पूरा अपना थैला भर ले। उसमें जैसे त्रिंबक ने कहा ना, जैसे मैं अभी भी मजाक में कहता हूं कि मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो जहां जिस पेज पे चाहूं अपना नाम छपवा लेता हूं। आज ना तो मेरे सामने किसी कार्टूनिस्ट के सामने ये है कि आप सिर्फ इतने ही कार्टून बनाएंगे, मेरी बाईलाइन कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं अपने दस्तखत अपने कार्टून पर स्वयं कर रहा हूं। बाकी सब जगह जो है चेक एंड बैलेंस है कि कल तो लगाई थी बाईलाइन आपकी, आज आपकी खबर पे नाम क्यों जाए। तो अब ये जब इतना सारा आपको मिल रहा है तो कार्टूनिस्ट को भी एक सोचना पड़ता है। दूसरा कि सारे लोग जो मैं देखता हूं, नए कार्टूनिस्ट जब कोई इक्का दुक्का आता है, वो ये चाहता है कि तो पहले दिन से मुझे फ्रंट पेज पे छपने को मिले। दूसरा, ये मैं गली कूचे पे नहीं बनाऊंगा, सड़क के गड्ढे पे नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा स्टेट के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या फिर सीधा ट्रंप पे बनाऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बनाऊंगा। मेरा मानना यह है कि शुरुआत आप अपनी गली से कीजिए, अपने आसपास की समस्याओं से कीजिए, शहर से कीजिए, फिर स्टेट पे जाइए, फिर राष्ट्र पे जाइए, फिर अंतर्राष्ट्रीय। अब उतना ना तो कोई समझाने वाला है और ना ही किसी के पास इतना धैर्य है। तो ये सारी बातें मिलके भारत जैसी जगह में जहां कार्टूनिस्ट बहुत संख्या में कभी रहे ही नहीं, अब ये है कि बहुत तो छोड़िए, कितनी संख्या में बचेंगे आगे, ये चिंता ज्यादा है कि कुछ रहेगा या बाकी में इलस्ट्रेटर से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। जी चलिए, आप दोनों ने बहुत सारे प्रश्न छोड़े हैं चिंतन के लिए। कोई और टिप्पणी? चलिए, मुझे लगता है कि अब कोई सवाल नहीं है तो अपन इसको समापन की ओर ले जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आयुषी सचदेवा चोपड़ा जी से, जो मास कम्युनिकेशन स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है भारतीय विद्यापीठ का, वहाँ की अध्यक्ष हैं, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आयुषी जी। Very good evening, sir. Very good evening to Bhanawat, sir. And I, with great honor and from deep of my heart, would like to thank Professor Dr. Chatterjee, sir, and Tiwari, sir, and Sharma, sir. This topic, all the three experts have justified in such a great way. Matlab, we were graduate, we are doing this journalism, we did it in 2008 और तब से हम कार्टून्स और इनकी इम्पोर्टेंस और इन सब के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बट ट्रूली जो आज इन डेप्थ नॉलेज मैंने इस वेबिनार के थ्रू लिए, शायद ही मेरे क्लासरूम ने किसी टीचर ने उसको इतनी क्रिटिकली एनालाइज करा हो। सो आई रियली थैंक यू, नोइंग द फील्ड examples and the live examples. It was very great to take it from you all. So I thank from core of my heart to all the three experts sparing their time. And also it is incomplete if I do not thank Professor Sanjeev Bhanawat sir. बनावत सर की वजह से ही हम लोग अभी भी इस फील्ड में रह के अपनी नॉलेज को दोबारा लर्न, रीलर्न, अनलर्न कर रहे हैं. सो थैंक्स टू यू बनावत सर एंड हेमनुडा सर who has made this webinar possible. So thank you so much. Thank you to backend team, Miss Priyanka and Jayant sir, all of them. Thank you. चलिए, हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना, हमारी अगली वेबिनार 29 मई को प्रस्तावित है। 30 मई अपना हिंदी पत्रकारिता दिवस। हम सभी इस बात को जानते हैं कि 30 मई 1826 हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड निकला था कलकत्ता से, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। उसके 200 साल होने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है।
हिंदी पत्रकारिता अब 200 वर्षों की हो जाएगी, तो हिंदी पत्रकारिता के जो हाल बेहाल जो अभी भी बात हुई है उन सब पे चर्चा करेंगे। अभी विशेषज्ञों के नाम मेरे फाइनल नहीं हुए हैं, बातचीत चल रही है, तो जैसे ही फाइनल होगा सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Sir, thank you, sir. जिन पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं वो वेट करें और प्रियंका जी उनको मदद करेंगे, उनके सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट हो जाएंगे। एक्सपर्ट सब लीव कर सकते हैं चाहे तो, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ थैंक प्रियंका जी यू आप। त्र्यंबक जी, थैंक यू अभिषेक जी। अभिषेक जी आपसे मैं फोन पे बात कर लूंगा, त्र्यंबक जी आपसे भी फोन से बाकी बात कर लूंगा। थैंक यू सर।